Hello students, welcome to Real Academy. Today we are in a session wherein I will be talking about the expected paper of Maths 1 in the board exams. The exam is on 6th of March, that is 2 days after today. And जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स ने अब तक जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हुए हैं वो सारे अच्छे ही लिखे होंगे. हम आज एक ऐसे पेपर की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है. मैथ्स 1 सब्जेक्ट मैं ऐसे मानकर चलता हूं कि सिंस पूरे साल आपने पढ़ा है ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे. तो आज के सेशन में हम मेनली 3 चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं. एक तो मैं आपको सारे कंसेप्ट्स का एक बार बोर्ड एग्जाम के एंगल से रिवीजन बोल दूंगा. मैं रिवीजन नहीं बोलूंगा इसे, मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं वो सारे टॉपिक्स हाईलाइट करता हूं कि जिन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से आने वाले हैं. तो सारे टॉपिक्स मैं हाईलाइट करने वाला हूं. तो जब तक मैं टॉपिक्स हाईलाइट करने वाला हूं तब तक आप ये देखते रहिए, ये क्रॉस चेक करते रहिए कि इन सारे टॉपिक्स को आपने वैसे ही प्रिपेयर किया है क्या जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए. इफ यू कम अक्रॉस अ टॉपिक वेयर यू फाइंड दैट प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, आप बचे हुए 1-2 दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं. सी टू इट दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गिविंग यू व्हाट एग्जैक्टली विल बी द पेपर ऑफ 2026 मैथ्स 1. अब तक के बोर्ड एग्जाम के जो ट्रेंड्स रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बेसिस पर एक ट्रेंड मैंने बनाया है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर कैसे बन सकता है. तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसी ट्रेंड के हिसाब से हम करने वाले हैं. बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरूर देखिए, ताकि आपको उन टॉपिक्स पर, उन क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो आप दे पाओगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये ध्यान में रखिए. सो शुरू करते हैं. मैं शुरुआत के सेक्शन में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाला हूं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बिकॉज अभी भी एग्जाम में उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. जहां तक आपको पता है ये एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला एक बड़ा चैप्टर है. मैथ्स 1 के 6 चैप्टर्स में से 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज 12 मार्क्स है, 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज 8 मार्क्स है. तो ये 12 मार्क्स वाला एक बड़ा चैप्टर है जिसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही है. अब तक के बोर्ड एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से इस चैप्टर में से लगभग सभी क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन आता है. हम शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1A जो एमसीक्यू होता है. अगर इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछा गया तो वो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस पर ही पूछे जाते हैं. पहला टाइप जिसमें आपको डी, dx, dy के वैल्यूज दिए जाते हैं, x या फिर y का वैल्यू पूछा जाता है. अगर प्रिपेयर्ड है अच्छी बात है, नहीं है तो प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से एक है. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछा जाता है एमसीक्यूज में. ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए. यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होती है साइंस में, प्लस माइनस में गड़बड़ी करके बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं. तो उसका भी आपको प्रैक्टिस करके ठीक ठाक ख्याल रखना है कि आप साइंस में गड़बड़ ना करो. ग्राफ बनाने के लिए जो टेबल हम बनाते हैं, द टेबल इन विच वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ, उस टेबल को देखकर आपको पूछा जाएगा या उस इक्वेशन को देखकर आपको पूछा जाएगा कि x की वैल्यू है तो y की वैल्यू फाइंड कीजिए, या y की वैल्यू देकर आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा. These are the 3 types of questions which can be expected in the MCQ of chapter number 1. अगर हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B, अगेन 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं. आप देख सकते हो कि सेम क्वेश्चंस मैंने फिर से यहां पे रिपीट किए हैं. अगर एमसीक्यू में ये नहीं आया तो 1 मार्क में आ जाएगा. तो अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला वैल्यू वही सेम है, डी, dx, dy से आपको x या फिर y का वैल्यू पूछा जाएगा. डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना ये भी एक क्वेश्चन है. ग्राफ बनाने के लिए x या फिर y का वैल्यू फाइंड करना ये भी एक क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू के टाइम में आपको बताया था. एक एडिशनल क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और आपको पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई. इस क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जिनको आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मेथड से सॉल्व किए थे. अगर x प्लस वाई पूछा है या x माइनस वाई पूछा है तो आपको एक ही बार ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस है
उनके हिसाब से x प्लस वाई अगर फाइंड करना है तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपको आपके आंसर में x प्लस वाई या x माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा। ध्यान रखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत लंबा आंसर हमें लिखना ही नहीं है। एक तो एडिशन करके आंसर आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा, उतना ही आपको करना है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 2A की अगर हम बात करते हैं तो इन क्वेश्चन नंबर 2A एक तो टेबल आपको दिया जाएगा, ऑब्वियसली एक्टिविटी है तो ब्लैंक स्पेसेस होंगे। जो टेबल आप बनाते हो ग्राफ के लिए वो टेबल आपको ऑलरेडी बनाकर दिया जाएगा, इक्वेशंस दिया है, x या फिर y के वैल्यूज दिए हैं, आपको दूसरे वैल्यूज फाइंड करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आई होप सभी को ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 4 ब्लैंक बॉक्सेस मिलेंगे। एक्टिविटीज जब लिखोगे एग्जाम में ध्यान रखिए जैसा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया है उसको सेम टू सेम कॉपी करके जहां जहां बॉक्सेस है वहां पे आप अपना आंसर लिखोगे और उसको भी बॉक्स बनाओगे, हाईलाइट करोगे, सो दैट एग्जामिनर उन आंसर्स पे आपके ध्यान देकर आपको मार्क्स दे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फिर से रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1A में भी आ सकता है, 1B में भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2A में भी आ सकता है। बस इसमें ऐसे होगा कि वो बॉक्सेस के साथ होगा, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी लिखे होंगे, कुछ वैल्यूज आपको लिखने होंगे। एक्टिविटी फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, इन शॉर्ट इक्वेशन को सॉल्व करके दिया होगा कुछ ब्लैंक्स के साथ, वो आपको सॉल्व करना है। और एक लास्ट ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है और इक्वेशन जो लाइन का दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं पे एक अननोन कांस्टेंट यूज किया गया है कि आपको उस अननोन कांस्टेंट को सॉल्व करके फाइंड करना है। आई होप ये आंसर आप समझ सकते हो कि सिंस आपको सॉल्यूशन पहले से दिया है, आप उस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में x के बदले में x कोऑर्डिनेट और y के बदले में y कोऑर्डिनेट, x और y के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन सॉल्व करके आपको k का वैल्यू मिलेगा। दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2A। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हाईलाइट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं, उसी को प्रिपेयर कीजिए। अगर आपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है, मैं ऐसे मानकर चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है तो उसको मार्क करके आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना है बचे हुए 2 दिन में। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपको पेपर एग्जैक्टली क्या आने वाला है वो समझना है तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो एंड तक देखते रहिए। ध्यान रखिए एक लास्ट का पार्ट मैंने बताया, k का वैल्यू मुझे फाइंड करना है अगर सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 2B की बात करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिसमें आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देकर आपको m और k का वैल्यू पूछेंगे। यानी अब तक हमने जो देखे थे तीनों क्वेश्चंस, उसमें हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहले से देकर आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, k या फिर m जो अननोन कांस्टेंट होगा वो आपको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करना ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। बस ध्यान में रखिए कि अगर ये 2 मार्क्स के लिए सेपरेट क्वेश्चन में आया तो इस बार आपका डिटरमिनेंट के नंबर, डिटरमिनेंट के अंदर जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स सिंपल नंबर्स नहीं होंगे, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकते हैं, वो डेसिमल पॉइंट में आ सकते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा है, ऐसे आप बोल सकते हो। ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं बता रहा था, ये जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इक्वेशन आइदर सॉल्व करने के लिए बोला जाता है या फिर से एक बार आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई। सेम मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, इन चारों क्वेश्चन में लेसन नंबर 1 के क्वेश्चंस आते ही है, आपको प्रिपेयर करना ही है। हम क्वेश्चन नंबर 2B में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि सिंपल वर्बल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। लाइक वो आपको पूछेगा सम ऑफ 2 नंबर्स इज डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज फाइंड द नंबर्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली क्वेश्चन नंबर 2A में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2B यहां पे आपने देखा तो उसमें हमने देखा कि हम 4 टाइप के क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करते हैं। हम अगर क्वेश्चन नंबर 3A की बात करते हैं, एक्टिविटी जो होता है 3 मार्क के लिए जहां पे 6 बॉक्सेस आपको दिए जाते हैं, वो वाला एक्टिविटी ज्यादातर क्वेश्चंस में लेसन नंबर 1 से नहीं आते, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3B लिया हुआ है। 3B में 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको पूछेंगे सॉल्व द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, या फिर आपको पूछेंगे सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल, या फिर आपको पूछेंगे वर्बल क्वेश्चंस जो सिंपल होते हैं 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, जहां पे आपको x और y को प्रॉपर लेकर सॉल्व करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड ये वाला मेथड भी यहां पे पूछे जा सकते हैं। यही 4 टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर
3B। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट लगने वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मेरे हिसाब से 90% चांस है कि चैप्टर नंबर 1 से इसमें कोई क्वेश्चन आए ही नहीं, लेकिन मान लो आ गया तो वो क्वेश्चन भी फिक्स है, वो आपको वर्बल क्वेश्चंस ही देंगे जिसमें 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शंस या एज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। बट मैक्सिमम ट्रेंड जो बोर्ड का रहा है वो ऐसे रहा है कि ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन वो सिर्फ 3 मार्क के लिए पूछते हैं, 3B में जो आता है वो, तो 4 मार्क्स के लिए ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस देंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो इसमें अगर आप देखोगे, आपको पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रेगुलर क्वेश्चंस नहीं होते, यानी आपने पूरे चैप्टर नंबर 1 में क्या किया है, तो एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड किए, तो यहां पे भी वही पूछेंगे, बट एग्जैक्टली रेगुलर क्वेश्चंस यहां पे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी फिर से सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको उससे अननोन ए एंड बी फाइंड करना है। तो होगा क्या, आप जब सॉल्यूशंस को एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए और बी के टर्म्स में आपके 2 इक्वेशन बनेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। सो लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है, बट डायरेक्टली वो ये नहीं बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शंस और रूट्स वाले सॉल्व द इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आ सकते हैं। फ्रैक्शंस यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कांस्टेंट वैल्यू देकर वो पूछेगा, या वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में देकर वो पूछेगा, या फिर वो रूट वाले जो वैल्यूज आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस में, वो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकता है। ड्रॉ द ग्राफ, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ग्राफ वाले, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 लाइंस का ग्राफ आप डायरेक्ट बनाते हो, इस वाले में हो सकता है कि वो आपको एक ही ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, बट एंड में ये पूछेगा दैट इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू विल गेट अ लाइन, उस लाइन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिलने के बाद में जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया फाइंड कीजिए। इफ द क्वेश्चन इज ओनली 1 लाइन, then in that case he will ask you to find the area of triangle formed by the line and the x axis y axis. If the question is of 2 lines, अगर 2 लाइंस का क्वेश्चन है तो इस केस में वो पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस एंड x एक्सिस और 2 लाइंस एंड y एक्सिस। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, ये एडिशनल पार्ट इसमें आ जाएगा। या फिर वो बोलेगा फ्लो चार्ट देकर बोलेगा सॉल्व द फ्लो चार्ट, जिसमें अगेन एक्टिविटी जैसा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करते जाना है। एक और टाइप का यहां पे क्वेश्चन आ सकता है जिसको मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन। ये रेयर है, बट मैक्सिमम चेंजेस अगर हम करेंगे इस चैप्टर में से, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपको बोलेगा कि फाइंड द या कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन, या कंस्ट्रक्ट एक वर्बल स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर्स पहले से देकर बोलेगा कि यही आंसर आने वाले इक्वेशंस को आपको फ्रेम करना है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि मैं सारे चैप्टर्स में से आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं कि ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। जो अब तक के बोर्ड एग्जाम्स के ट्रेंड रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक्स निकाले हैं। आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है तो प्रिपेयर कीजिए 2 दिन में, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में पेपर अच्छा लिख सको। मैंने ऐसे भी कहा था कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो पेपर्स या वो क्वेश्चन देने वाला हूं, या उस चैप्टर के नाम बताने वाला हूं कि जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 95% क्वेश्चन पेपर वैसे ही रहेगा जैसे मैं बताने वाला हूं। तो 95% क्वेश्चन पेपर अगर आपका सेम है तो यहां से मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप उस तरह से प्रिपेयर करते हो तो आप आराम से 32-33 प्लस बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में स्कोर कर ही सकते हो, उससे ज्यादा भी शायद आप स्कोर कर लोगे। ओके, मूविंग अहेड, हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज अगेन ऑफ 12 मार्क्स, ज्यादा वेटेज है, तो इसमें से भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग सारे क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो 1A जो MCQ है उसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। एक तो ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके A, B, C के वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करके MCQs है ऑप्शन में से ढूंढकर लिखने हैं। या फिर वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाकी के नहीं होंगे, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है जो मैंने यहां लिखा हुआ है वो होगा रूट्स के बेसिस पर आपको वैल्यू पूछा जाएगा k का। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पहले से दिए हुए हैं या 1 रूट आपको दिया हुआ है,
बस उस रूट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो आपको के मिल जाएगा। यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रिपेयर कर लेना, आपके एमसीक्यू में मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 1B, जहां पे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में से अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, सेम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो रिपीट हो रहा है। या तो वो पूछेगा फाइंड द रूट्स, एकदम सिंपल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे जिनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक बार राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। यही 2 टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1B में से आते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2A जो एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के केस में या तो कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये क्वेश्चन आएगा। मैंने फ्लो चार्ट चैप्टर नंबर 1 के टाइम में भी बताया। फ्लो चार्ट उल्टा ज्यादा सीरियस सिंपल हो जाता है बिकॉज सब कुछ उसने दिया है, आपको सिर्फ मिसिंग चीजें आइडेंटिफाई करनी है। रूट्स देकर वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर एक बार आप देख सकते हो रिपीट हुआ है। फिर वो बोलता है डिस्क्रिमिनेंट है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए। तो आप इक्वेशन में से ए, बी, सी के वैल्यूज फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करोगे। इफ द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज मोर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट आप बोल सकते हो। एंड अगर रूट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका लेस देन 0 आता है तो वहां पर आप लिखोगे द रूट्स आर नॉट रियल। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। या फिर फाइनली वो आपको ये पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स को यूज करके आपको बनाना है। जनरली इस क्वेश्चन में आप 2 रूट जो दिए जाते हैं जिनको आप अल्फा या बीटा मान सकते हो। इफ यू हैव अल्फा एंड बीटा वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 2B में अगर आप देखोगे फिर एक बार सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनको रूट्स यूज करके आप बनाओगे। जो अभी मैंने बताया वो सेम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करोगे। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में मोस्टली वो वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पे रूट वाला कांस्टेंट दिया जाता है, तो उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना, ये सेम एक्टिविटी के टाइम में भी आता है, तो वो भी आपको मैंने सेम बोला था। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखकर एबीसी आइडेंटिफाई करना, चांसेस आर वेरी लेस, बट ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए वो पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो फॉर एमसीक्यू पर्पस, फॉर क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट ऑल्सो, फॉर क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट ऑल्सो। यानी ये सेम पार्ट आपका रिपीट हुआ। और इफ 1 रूट इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी मैंने आपको एक्टिविटी के टाइम में बताया था कि जो भी रूट दिया है उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आपका के मिल जाता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस इन चैप्टर नंबर 2 विच आर एक्सपेक्टेड इन क्वेश्चन नंबर 2B। मूविंग अहेड, 3A रेयर क्वेश्चंस यहां पे आते हैं चैप्टर नंबर 2 से, बट अगर आ गया तो वो इन्हीं 2 पार्ट पे आएगा। रूट इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स के जगह पर आप के फाइंड करते हो, दैट इज वन थिंग। या फिर वो पूछेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, और ये ऑलरेडी सॉल्व होगा, एक्टिविटी है ना, बॉक्सेस होंगे, आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिया जाएगा, सिर्फ वैल्यूज को आपको, मिसिंग वैल्यूज को आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3B, अगेन अ रेयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। 3B में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी मेथड से आएगा। फैक्टराइजेशन चांसेस आर वेरी लेस, फॉर्मूला मेथड यूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस चैप्टर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का टेंशन आता है, तो मैंने देखा है कि बोर्ड का ट्रेंड रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता ही नहीं है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी एक आध क्वेश्चन प्रिपेयर करके देख लेना, अगर चेंज हो गया कुछ तो आ सकता है, बट 99% पॉसिबिलिटी इज देयर दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आप ऑप्शन में उसको सोच सकते हो कि दूसरे क्वेश्चंस करो, उसको प्रेफरेंस ना देकर। तो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैंने चैप्टर नंबर 1 के टाइम में बताया था कभी कभी आता है, यहां पर डेफिनेटली आता है। तो यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो वर्बल क्वेश्चंस कंफर्म इस चैप्टर में से आएंगे, जिसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस है, वर्क डन वाले क्वेश्चंस है। वर्क डन में वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग लाइक 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, अ मैन, अ वुमन, ऐसे वर्क डन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। एक टैप वाला क्वेश्चन भी अगर आपको याद आता होगा तो, स्मॉल टैप, बिगर टैप, स्मॉल टैप टेक्स मोर टाइम, बिगर टैप टेक्स लेस टाइम, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी वर्क डन के टाइप में आ जाएगा।
स्पीड वाले जो क्वेश्चंस है, जहां पे आपने देखा होगा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, ये टाइप के जो क्वेश्चंस है जिनको आपने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बेसिस पे किया होगा, वो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे जनरली आते हैं। स्पीड वाले क्वेश्चंस में या टाइम वाले क्वेश्चंस में मैं ये भी बोल सकता हूं, वो आपको ऐसा कुछ देते हैं कि देयर इज अ डिस्टेंस फिक्स्ड। अगर एरोप्लेन या कार या ट्रेन की अगर वो जर्नी की बात करता है तो वो आपको क्वेश्चन ऐसे देता है कि इफ द स्पीड वाज मोर देन द टाइम टेकन वाज लेस, कितना लेस कितना मोर वो देगा, जिसके बेसिस पर आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए, नंबर में भी लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक लेट अस से अ स्वीट काइंड ऑफ स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, तो इतने सारे बच्चों को इतने स्वीट दिए, अगर बच्चे कम होते हैं तो स्वीट ज्यादा हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे प्रैक्टिस करना चाहिए। रिलेशन ऑफ रूट्स इज गिवन, प्रूव दैट, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वैल्यूज देकर वो कोई प्रूफ आपको पूछेगा जिसमें ए बी और सी के रिलेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए बी सी, उसके रिलेशंस आपको पूछे जाते हैं। वो टाइप का क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर वो आपको बोलेगा रूट्स के रिलेशंस दिए हैं, इसके पहले मैंने बोला था रूट्स देकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, ऐसे बोलेगा। यहां पर रूट्स के रिलेशन देकर वो पूछेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो ये बोल सकता है कि वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, इसके जो रूट्स है वो दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी डायरेक्ट बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन है, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। दोनों भी केसेस में अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये अगर आपको मिल जाता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको मेजरली प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा पहले से, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ अननोन कांस्टेंट, जिस इक्वेशन में वेरिएबल के साथ साथ एक और कांस्टेंट के एम, कोई भी कांस्टेंट वो यूज करेगा जो अननोन कांस्टेंट रोल प्ले करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के या एक्स स्क्वायर के, जिनको यूज करके रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला है। तो आप डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेकर उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ के आपका मिल जाएगा। वो टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट का क्वेश्चन है पेपर का, उसमें भी यहां पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूछेगा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया तो मैं ज्यादातर केसेस में बच्चों को बोलता हूं कि यू प्रेफर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो, ज्यादा आसान हो जाता है। वर्बल क्वेश्चंस में कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे, तो वो जनरली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। मूविंग टू चैप्टर नंबर 3, मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स को जो लेट ज्वाइन हुए उनको मैं ये याद दिला दूं कि व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि इस बार का मैथ्स 1 का पेपर कैसे आने वाला है या कैसे रहेगा। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए सो दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट आउटलाइन ऑफ पेपर विच इज एक्सपेक्टेड इन मैथ्स 1 ऑन द 6th of March। तो मूविंग अहेड चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ज्यादातर कैसे होता है, तो एक तो वो पूछेगा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एपी दिया है आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना। यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होती है, साइन में प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाता है, प्लीज टेक केयर। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, यहां पे कंफ्यूजन होता है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है और 5 टर्म्स भी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वो क्वेश्चन में देकर देता है, थोड़ा सा वहां पे आपको वर्बली उस पर ध्यान रख के काम करना चाहिए। इफ d is 0, वन ऑफ द मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज d का वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू वो 0 देकर पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tn। अब जब वो a दे रहा है, d 0 दे रहा है और आपको tn पूछ रहा है, तो tn एंड a विल बी द सेम, बिकॉज पूरे सीक्वेंस में d का वैल्यू 0 होने के वजह से ऑल टर्म्स विल रिमेन द सेम। तो tn का वैल्यू और a का वैल्यू सेम ही आता है। यहां पे स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, ऑप्शन में वो 0 देता है तो स्टूडेंट्स 0 लिखकर आ जाते हैं, नहीं करना है।
जो भी आपका ए है वही आपका टीएन रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए मैं इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता हूं कि इफ ए इज 3.5, डी इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T37। अब बच्चा T37 फाइंड करने के लिए या तो वो ए है सेम रहेगा 3.5, डी का वैल्यू 0 दिया है और ऑप्शन में भी 0 दिखता है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। एक और वैल्यू केस में कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है बच्चों को, जो 37 इंटू 3.5 करने पे मिलेगा, और स्टूडेंट्स मोस्टली वो करके भी आ जाता है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, अगर डी 0 है तो ए का जो वैल्यू है वही आपके पूरे सीक्वेंस में सभी टर्म्स का सेम वैल्यू रहने वाला। सो इफ ए इज 3.5, डी इज 0, then T2 is 3.5, T3 is 3.5, T4 is 3.5, T5 is 3.5, T10 भी 3.5 रहने वाला है, T37 भी 3.5 रहने वाला है, Tn भी 3.5 रहने वाला है। सारे टर्म्स का वैल्यू 3.5 ही आएगा। एक लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर Tn दिया हुआ है और पूछता है फाइंड A, Tn एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया जाता है, लाइक लेट अस से 3n is 3n+2, और आपको बोला जाता है फाइंड ए या फिर फर्स्ट टर्म पूछा जाता है, तो फर्स्ट टर्म इज सिंपली टीएन का जो वैल्यू दिया है, एक्सप्रेशन जो आपको दिया है, वहां पे आप एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, आपको आपका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। दीज आर दी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। अगर हम 1B की बात करते हैं तो फॉर्म दी एपी यूजिंग ए एंड डी। ए दिया है, डी दिया है, एपी फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट 2-3 टर्म्स ऑफ दी एपी। एपी दिया है, ए और डी दिया हुआ है, बोलते हैं अगले 2 या 3 टर्म्स को फाइंड करना है। ये टाइप का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। टीएन का एक्सप्रेशन देकर, जो अभी मैं बता रहा था एमसीक्यू के लिए सेम, टीएन का एक्सप्रेशन देकर वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म। तो आपको जो भी टर्म पूछा गया है वो आप एन के जगह में रिप्लेस करने के लिए यूज करोगे। मूविंग अहेड, इस चैप्टर में से एक्टिविटी के आने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं वो पार्ट स्किप करके डायरेक्टली 2B में जाता हूं। 2B में जब मैं आता हूं इस चैप्टर में, तो 2B में पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए दिया है, डी दिया है, टीएन दिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए देकर, डी देकर, टीएन देकर वो पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो एपी है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं है। और सम ऑफ एन टर्म्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला में वैल्यूज डालिए, आंसर आपको मिल जाना चाहिए। 3A में चांसेस ऑफ हैविंग क्वेश्चन इज वेरी लेस, लेकिन अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स वाला ही आएगा। फिर वो सम देकर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, वो टीएन देकर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, और सिंस इट इज एक्टिविटी आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आराम से आप ये कर सकते हो। 3B की अगर हम बात करते हैं, जिसकी ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो एक वर्बल क्वेश्चन जो बहुत फेमस है इस चैप्टर में से वो आता है, वो मैंने लिखा हुआ है सेविंग और इंस्टॉलमेंट वाला। सेविंग मतलब फर्स्ट मंथ में इतना सेव किया, सेकंड मंथ में इतना सेव किया, थर्ड मंथ में इतना सेव किया, जिसको देखने पर आपको पता चलना चाहिए कि इट इज एन एपी। और वो एंड में पूछेगा कि फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड इन दी 37 मंथ्स, इन दी 17th मंथ्स। तो ये जो भी मंथ आपको दिए गए हैं उसके बेसिस पर आप ये फाइंड करोगे कि कितना अमाउंट टोटल सेव किया गया है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो एक फेमस क्वेश्चन ऐसा है कि अ पर्सन बोरोड सम अमाउंट एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न इट विद सम इंटरेस्ट। तो बोरोड अमाउंट, इंटरेस्ट ऐड करके आपको टोटल अमाउंट टू बी रिपेड ये मिल जाता है, और उसके बेसिस पर आपको पूछेगा कि हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स उसको पे करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ये अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, सीट्स इन दी ऑडिटोरियम वाला एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। ऑडिटोरियम के नंबर ऑफ सीट्स का क्वेश्चन है, वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसमें आप दोनों टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले तो ये एक्सपेक्ट करो कि वो सारे नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको पूछेगा। दूसरा वो आपको ये पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 19th रो, इन द 21st रो। तो आपको उस पर्टिकुलर रो के नंबर ऑफ सीट्स यानी टीएन फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपको एसएन फाइंड करना है। ये एक पार्ट आपको इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं तो वर्बल क्वेश्चन आएगा, वो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़े बड़े नंबर के साथ आएगा। 9th टर्म इज 0, देन शो दैट 29th टर्म इज 2 times 19th टर्म। ये एक फेमस क्वेश्चन है जो इस पार्ट में आप जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और है वर्बल क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जिसमें पी, क्यू और आर वाले क्वेश्चंस है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म,
लास्ट टर्म, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देकर वो PQR के टर्म्स में ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो nth टर्म के लिए पूछेगा या सम ऑफ n टर्म्स के लिए पूछेगा। अब मैंने यहां पे PQR लिखा है तो स्टूडेंट्स को मैं याद दिला दूं कि देयर इज वन क्वेश्चन जिसमें आप A, B और C के टर्म्स में भी क्वेश्चन करते हो। A इज द फर्स्ट टर्म, B इज द सेकेंड टर्म, C इज द लास्ट टर्म। ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर अगर देना है तो वो उसको PQR बना के भी आपको दे सकता है, वो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं AP से क्वेश्चंस, तो मैंने ऐसे लिखा है AP एंड ज्योमेट्री कॉम्बिनेशन। 99% पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो ट्राइंगल के एंगल्स या क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स रिलेटेड होगा। और ये जब आपको पूछा जाएगा तो ऐसे बोलेंगे द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP या 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने थोड़ी देर पहले हमने देखा था 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन। यहां पे आपको एंगल्स, अगर 3 एंगल्स है तो A - D एंड A + D ऐसे लेकर शुरू करना चाहिए, और अगर 4 एंगल्स है तो A - 3D, A - D, A + D और A + 3D लेकर आपको स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट आप अपना आंसर आराम से फाइंड कर सको। दिस इज अ कॉम्बिनेशन वेयर AP क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हो गए। मूविंग अहेड, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं इस पूरे सेशन में सारे टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादातर पे पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के अब तक के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए लास्ट में मैं ये बताने वाला हूं कि 2026 के पेपर में कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, किस क्वेश्चन में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूविंग अहेड, हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। दिस चैप्टर कम्स इन एग्जाम फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के इस चैप्टर में आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे? जब मैं MCQs की बात करता हूं तो MCQ में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। CGST SGST वाला जो रिलेशन है वो देगा आपको, रेट ऑफ CGST इज 9%, तो रेट ऑफ SGST कितना, एंड वी नो दैट CGST एंड SGST का रेट सेम ही होता है। वो देगा आपको रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज रेट ऑफ IGST। जिस क्वेश्चन में CGST, उस क्वेश्चन में IGST का पिक्चर आना ही नहीं चाहिए, वहां पे वो 0 होगा, उसकी जरूरत वहां पे है नहीं। तो ये टाइप के रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक फेमस पार्ट है जो उस लेसन में से आपको पता होना चाहिए कि GSTIN का नंबर ये 15 डिजिट का अल्फा न्यूमरल कोड है। अल्फा न्यूमरल, अल्फाबेट्स भी है, न्यूमरल्स डिजिट्स भी है। तो इस बात को आपको लर्न करके रखना है, 15 डिजिट अल्फा न्यूमरल कोड। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। 1B में भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहां पे फिर से लिखा हुआ है GSTIN 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड, ये पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। कैलकुलेट करना है CGST SGST GST, तो आपको वो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रोकरेज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और 1A का क्वेश्चन होने की वजह से एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इतना इतना है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स अगर है तो ब्रोकरेज का रेट अगर है तो ब्रोकरेज कितना आएगा। एंड फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू का एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहेगा कि इफ एट पार तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, इफ एट प्रीमियम तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करोगे तो मार्केट वैल्यू मिलेगा, इफ एट डिस्काउंट तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करोगे मार्केट वैल्यू मिलेगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कमिंग टू एक्टिविटी, इस चैप्टर के एक्टिविटीज में नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस या फिर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू का जो टेबल आता है जिसमें एट पर प्रीमियम और डिस्काउंट दिया हुआ है, यही 2 टाइप के एक्टिविटीज आपको प्रिपेयर करने चाहिए। मूविंग अहेड, अगर क्वेश्चन नंबर 2B की बात मैं करता हूं यहां पे, तो परचेज वैल्यू सेलिंग वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज गिवन, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स यूज करके आपको शेयर्स का परचेज वैल्यू या सेलिंग वैल्यू पूछा जा सकता है, वो एक क्वेश्चन आएगा। टैक्सेबल वैल्यू देखकर आपको पूछेंगे GST पेएबल, तो GST पेएबल में आपको इनपुट GST भी निकालना है, आउटपुट GST भी निकालना है, फिर माइनस करके आपको GST पेएबल आएगा। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द शेयर्स, शेयर्स को सेल करने पर अमाउंट रिसीव्ड जब पूछा जाता है तो यहां पर आपको क्वेश्चन में ब्रोकरेज और GST भी बोला जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू आर सेलिंग द शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड इज सेलिंग प्राइस माइनस GST माइनस ब्रोकरेज, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेजिंग के टाइम में इट विल बी परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस GST। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एट द टाइम ऑफ परचेज इट इज एडिशन, एट द टाइम ऑफ सेल इट इज सब्ट्रैक्शन। अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग द शेयर्स सेम है जो मैंने अभी बताया वो। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3A की अगर हम बात करते हैं, 3A के एक्टिविटीज में 90% पॉसिबिलिटी है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए।
आपको रेट ऑफ रिटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्टिविटी है, बॉक्सेस फिल करने हैं, ध्यान में रखिए, ठीक से क्वेश्चन पढ़कर उन्हीं वैल्यूज को वहां पे ठीक से सब्स्टिट्यूट करना है। टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी पेएबल का क्वेश्चन आ सकता है। टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करके दिया जाएगा, उसमें कुछ बॉक्सेस में आपको वैल्यूज आएंगे, ये आएगा पार्ट। या फिर सेल करने पर या परचेज करने पर जो शेयर्स के वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं, वो आपका क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। मूविंग टू 3B क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको 3B में भी पूछे जा सकते हैं। आप देखोगे सेम रिपीट हो रहे हैं शायद, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी पेएबल का क्वेश्चन। रादर इस चैप्टर में बहुत पार्ट ज्यादा है नहीं, तो आपको कम पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें आपको दिखेंगे। परचेज वैल्यू और सेलिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करना, फिर एक बार सेम आ गया। टोटल अमाउंट इन द टैक्स इनवॉइस, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, एज अ शॉपकीपर इफ यू आर सेलिंग, तो आप टैक्स इनवॉइस में कितना अमाउंट दिखाओगे, ये क्वेश्चन आएगा। एज अ कस्टमर इफ यू आर परचेजिंग, तो आप टोटल अमाउंट कितना पे करोगे, वो पूछा जाएगा। सम इन्वेस्टेड या डिविडेंड या रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चंस आपको यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3B में। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी बात यहां पे ये बोल सकता हूं मैं कि इसके चांसेस बहुत कम है कि इस चैप्टर में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए, मगर अगर आ गया तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज वाले क्वेश्चन फिर से एक बार सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है, बस यहां पे ज्यादा क्वेश्चन को लंबा खींचा जाता है। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज या जीएसटी पेड, ये टाइप के क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हम वीडियो को एंड तक देखने वाले, बिकॉज लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स टिल नाउ, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दैट 2026 का मैथ्स 1 का पेपर आपको किस तरह से आने वाला है, उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो हम वो एंड में डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग अबाउट टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5, अगर हम चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं तो यहां पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली इस पूरे चैप्टर की अच्छी बात यह है कि द एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन ओनली वन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अलग क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन इवेंट, ये फाइंड करना एक अलग पार्ट हो सकता है। बट पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे होने की वजह से जितने भी क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पे ये एक्सपेक्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो कि आपको बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 2 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, यू नो टोटल आउटकम्स आर 6, 2 से बड़े नंबर्स चाहिए तो टोटल आउटकम्स उसके आएंगे 4, तो आपका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है विच इज 4/6, रिड्यूस करके जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बच्चों को एक नोट बता दूं यहां पे कि व्हेनेवर यू विल सॉल्व द आंसर्स इन प्रोबेबिलिटी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपका आंसर हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर आपने आंसर लिखा है 10/36 और उसको आपने रिड्यूस नहीं किया 10/36, ये दोनों नंबर्स आपके 2 से डिवाइड होकर 2 5 10 और 2 18 36, 5/18 आना चाहिए। रिड्यूस्ड फॉर्म में ही प्रोबेबिलिटी लिखना है, ये ध्यान में आपको रखना है कंपलसरी। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ n ऑफ a एंड p ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ s। उल्टा भी हो सकता है, n ऑफ s p ऑफ a यूज करके n ऑफ a फाइंड करना। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इन द MCQ, कि आपको 4 नंबर देंगे, पूछेंगे कौन सा प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये हमेशा 0 और 1 के बीच ही हो सकता है। 0 can be a probability value, 1 can be a probability value, any values between 0 and 1 can be probability value, but any value which is more than 1 cannot be the probability value. तो more than 1 अगर आ गया तो वो probability नहीं होगा। ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें नंबर न्यूमरेटर में बड़ा है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ऐसा कोई परसेंटेज का वैल्यू जिसकी वैल्यू 100% से ज्यादा है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। बाकी सारे वैल्यूज आपके प्रोबेबिलिटी में आते हैं। आई रिपीट, 1 से ज्यादा नंबर है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है तो वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं हो सकता। अगर परसेंटेज में 100% से ज्यादा वैल्यू दिया है तो वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं होगा। इतना ही आपको ध्यान में रख के उसके हिसाब से MCQs लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1B में ज्यादातर आने वाला क्वेश्चन यही आता है, राइट द सैंपल स्पेस। फिर उसमें भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, 1 die is thrown, राइट द सैंपल स्पेस, 2 die are thrown, नहीं आता है, 1 coin is tossed, राइट द सैंपल स्पेस, 2 coins are tossed, राइट द सैंपल स्पेस, 3 coins are tossed, राइट द सैंपल स्पेस। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन सैंपल स्पेस के लिए पूछेंगे नहीं। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ n of a, n of s, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट आप यहां पे कर सकते हो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2A की बात करते हैं, एक्टिविटी है, सिंपल एक इवेंट देंगे, सारे वैल्यूज लिखे होंगे, 4 बॉक्सेस एम्प्टी होंगे, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड करके आंसर बॉक्सेस में फिल करना है। मैं एक्टिविटी के लिए फिर एक बार बता देता हूं कि जो एक्टिविटी जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसी तरह से आपको लिखना है एज इट इज इन योर आंसर पेपर। बॉक्सेस जहां पे है वहां पे बॉक्सेस भी बनाने हैं और उस बॉक्सेस के अंदर आपको आंसर्स भी लिखने हैं। आपने आंसर लिखा है, बॉक्स नहीं बनाया तो कंसीडर नहीं होगा, आंसर बॉक्स दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2B में भी जो क्वेश्चन आएगा वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाला होगा। यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने की वजह से फिर एक बार सैंपल स्पेस लिखना है, जिस इवेंट की बात हो रही है उस इवेंट को लिखना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 3A अगेन एक्टिविटी, अगर यहां आता है तो आप वेरी लकी हो, क्योंकि यहां पे फिर एक बार प्रोबेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन आएगा या सैंपल स्पेस और इवेंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन के हिसाब से सैंपल स्पेस, इवेंट और प्रोबेबिलिटी लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्सेस फिल करने हैं। 3B की बात हम करते हैं तो 3B में मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने देखा है कि प्रोबेबिलिटी से आते हैं। तो क्या क्या आ सकते हैं, तो वर्बल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको कॉइन रिलेटेड, डाइस रिलेटेड या कम्युनिटी वाला जो क्वेश्चन है, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, ये वाला जो कम्युनिटी वाला क्वेश्चन है वो आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्बल क्वेश्चंस में 2 डिजिट नंबर आपको 2-3 डिजिट देकर बोलेंगे 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड विथ रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन, जैसा होगा वैसे आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये टाइप के क्वेश्चंस, प्राइम नंबर। बॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, कलर बॉल्स, ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स, पिंक बॉल्स, तो उसके हिसाब से आपको लिखना चाहिए। मार्बल में भी सेम। वर्बल क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है जो आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है, एक टॉवेल है जो विंड के वजह से उड़कर आकर किसी एक रेक्टेंगुलर गार्डन में एक लेक में गिरता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ गार्डन। तो ये आपको वहां पे प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखने आना चाहिए, प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस बहुत कम। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो डाइस का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार आपका डाइस रेगुलर नहीं होगा। अब रेगुलर नहीं होगा मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं होंगे। ये हो सकता है कि किसी एक नंबर को उसने रिपीट किया है, 1 1 2 2 3 3, मैंने 2 नंबर्स रिपीट किए। या फिर वो बोल सकता है कि एक बैग है, बैग में नंबर ऑफ कलर बॉल्स जो है वो नंबर नहीं देता, उसके बदले में वेरिएबल के फॉर्म में वो नंबर ऑफ कलर बॉल्स देता है, उसके बेसिस पर आंसर निकालना है। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरे चैप्टर में आप जो करते हो वही पार्ट, लेकिन रेगुलर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप कैसे करोगे। चैप्टर नंबर 5 सिंपल है, स्कोरिंग है, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। वन ऑफ दी अगेन बिग वेटेज वाला चैप्टर, 12 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर को है। और इस चैप्टर में आसान पार्ट भी ये है कि आपके पहले 3 एक्सरसाइज में आप मीन, मोड, मीडियन ये वाला पार्ट फाइंड करते हो, फिर आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन बनाना है, एक पाई चार्ट डायग्राम वाला भी एक एक्सरसाइज आपको दिया गया है। चैप्टर इज वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग एंड हाई स्कोरिंग, तो ये थोड़ा बेनिफिट वाला पार्ट है। इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं आते, 99% पॉसिबिलिटी एमसीक्यू नहीं आएगा। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1B से स्टार्ट किया हुआ है, मीन या एवरेज फाइंड करना। अब यहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, दे विल गिव यू द वैल्यूज, लाइक एग्जांपल समेशन ऑफ fi di इज गिवन, समेशन ऑफ fi इज गिवन, आपको d डैश फाइंड करना है, d बार फाइंड करना है, मीन या एवरेज फाइंड करना है, उसके वैल्यूज आपको देकर वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो एवरेज है वो अभी मैंने बताया, वो टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2A जो एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर एक्टिविटी आता है तो जो टेबल आप बनाते हो पाई डायग्राम के समय, या फिर आप जो टेबल बनाते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के समय, वो टेबल वो आपको रेडीमेड देगा और उसमें आपके 4 बॉक्सेस आपको सिर्फ फिल करने हैं, वैल्यूज हो सब कुछ वहां पे होगा, सिर्फ कैलकुलेट करके आंसर आपको ठीक से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2B की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B में फाइंड द मीन डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मोड फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, जिसमें वो सारे वैल्यूज पहले से देकर रखेगा, व्हाट इज L, व्हाट इज F0, व्हाट इज F1, व्हाट इज F2, ये सब आपको देकर रखेगा और आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मोड फाइंड करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, पाई डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ टेबल पूछा जाएगा, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर उल्टा हो सकता है, वो पाई डायग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पहले से आपको क्वेश्चन में देंगे और उसके बेसिस पर क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे। 2B है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, चांसेस आर वेरी लेस, बट अगर आ गया तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हो, 3A इज अगेन एक्टिविटी, फिर एक बार एक्टिविटी में वही टेबल जो मैंने पहले बताया था 2 मार्क्स के लिए,
सेम 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। फाइंड मोड या मीडियन वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसका ऑलरेडी सॉल्यूशन रहेगा, 6 बॉक्सेस होंगे, आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। अगर हम 3B की बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्यादातर तौर में एग्जाम में आता है, आइदर ड्रॉ हिस्टोग्राम और ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मीन मोड मीडियन फाइंड करना, ये एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है। अगर ये क्वेश्चन यहां पे आ गया तो आपको एक फ्री वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाता है। ड्रॉ पाई डायग्राम, ये क्वेश्चन रेयर है, बट अगर आ गया तो 4 मार्क्स का अगेन एक फ्री गिफ्ट है आपके लिए। मीन मोड मीडियन वाला क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज वैल्यूज वैसे बड़े बड़े आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो फ्रॉम द टेबल ऑलरेडी दिया है, आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो आप वो पार्ट वाला आराम से कर सकते हो। डायग्राम देकर, पाई डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देकर उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जा सकते हैं, वो एक पार्ट हो सकता है। बहुत रेयर है, बट यहां पे भी कभी कभी हिस्टोग्राम पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए फ्रॉम ईच चैप्टर। जिन किसी ने भी इनमें से कोई भी टॉपिक अगर नहीं किया होगा प्रिपेयर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले 2 दिन में उसको प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आप बोर्ड एग्जाम में जाने पर सरप्राइज आपको ना मिले। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन टिल नाउ, जब से बोर्ड एग्जाम में इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेपर लेना शुरू किया गया है, तब से लेकर आज तक का जो ट्रेंड रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये आपका पेपर आने वाला है कल 6 मार्च का पेपर कुछ इस तरह से आएगा। ये अगर थोड़ा समझने में दिक्कत है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1A जो है, MCQ जो है, उसमें आपके आने वाले 4 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 से ही आने वाले हैं। और उनमें भी वो क्या होंगे वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेम 1B का मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A में चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 थोड़ा सा इस पार्ट को लेकर वेटेज के हिसाब से अगर हम प्लान करते तो मैं थोड़ा सा डाइसी हूं, क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं। डाइसी मतलब वो इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं, बट ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि 2A में जो एक्टिविटी आएगा उसमें या तो फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर प्रोबेबिलिटी से एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, अलॉन्ग विद एक्टिविटीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड 2। 2B में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन में से आपको 4 लिखने होते हैं, आपको 1, 2, 3, 6 ये तो डेफिनेट क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 या 5 में से एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा मैं लेकर डाइसी हूं, आगे पीछे वो लोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 3A चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 3B जो है क्वेश्चन नंबर 3B, यहां पर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें से आपको इन 4 में से 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट टफ वाला पार्ट होता है, 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के ही क्वेश्चंस आएंगे, और लास्ट के क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस आएंगे। मेरा अंदाजा है अब तक का बोर्ड का जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके हिसाब से ये पेपर आपका 95% ऐसे ही आने वाला है। जो 5% मैंने बोला है, अगर कुछ बदल देते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं। मैंने ये भी देखा कि इन कैलकुलेशन को अगर हमने देखा या इन कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया तो हम बोर्ड एग्जाम के टोटल वेटेज को मैच करते हैं क्या, तो वो वेटेज वाला जो पार्ट है वो भी कुछ इस तरह से आता है कि आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 का वेटेज, चैप्टर नंबर 2 का वेटेज सब मैच करता है एज पर दी अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स जो मैंने रखा हुआ है। एक पार्ट जो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा डाइसी हूं उसको लेकर, वो यहां वाला सेक्शन है जो चैप्टर नंबर 4 और 5 को लेकर मैं थोड़ा सा डाइसी हूं, वो 1 और 3 मार्क्स और ये 2 और 2 मार्क्स को थोड़ा स्वैप करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। बट एज आई सेड, आगे चलकर क्वेश्चन नंबर 2 से अगर हम शुरू करते हैं, थोड़े से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो मैंने बताया है उस तरह से अगर आपने प्रिपेयर किया है तो देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपका पेपर ऐसा ही बनने वाला है जिसमें से आप आराम से 35 के आसपास मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई भी कंजूसी मत करना प्रिपरेशन में, जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने टॉपिक्स बताए उस तरह प्रिपेयर कर सकते हो, उतना प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट, यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 32 to 35 मार्क्स इन योर मैथ्स 1 पेपर। ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर रहा हूं कि अब तक का जो बोर्ड एग्जाम का ट्रेंड रहा है उसी तरह से वो पेपर का वेटेज मैंने बताया है
और वैसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने भी वाला है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग and prepare it very well. All the best. Score more than 32 marks. Thank you very much.